जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। और दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 फरवरी हो चुकी है और 24 फरवरी तक का मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं, जिनके बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो आज निफ्टी 50 0.14% ऊपर है। आइए नज़र बनाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मिड कैप 50 जो है 0.18%, मिड कैप 100 0.19%, मिड कैप 150 0.17%। हाँ, तो लगभग कहा जा सकता है कि 0.17 से 0.18% जो है मिड कैप अप है। और स्मॉल कैप पे अगर नज़र आ लेते हो 0.50%, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 जो है 0.44%, एंड स्मॉल कैप 250 जो है 0.43% अप है। तो कल की भयंकर पिटाई के बाद, भयंकर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि पिटाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये पिटाई लगभग हाई से 13% गिरने के बाद आई है। तो जब हाई से आप 13% गिर चुके हो उसके बाद इस तरह की पिटाई आती है तो वो भयंकर ही कहलाती है। तो काफ़ी पिटाई हुई है कल, काफ़ी बीटन डाउन है स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है। तो एक बाउंस आना लाजमी था, वो बाउंस आ रहा है। बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्या यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, या यहीं से नीचे 22,000 की तरफ चला जाएगा, इस वक्त कहना मुश्किल है। तो इस वक्त सिंपल स्ट्रेटेजी यही है कि अपनी एसआईपी चलते रहने दो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मार्केट इस वक्त किस तरफ मूव करेगी कहना बहुत मुश्किल है। ये यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी टैरिफ के चक्कर में जो भी वो टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ दे देते हैं मार्केट में, और उस न्यूज़ के बलबूते जो है यूएस मार्केट कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है, अकॉर्डिंगली वर्ल्ड मार्केट भी ऊपर नीचे ज़्यादा स्विंग करते हैं। इंडियन मार्केट जो हैवीली डिपेंडेंट है यूएस मार्केट पे, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है यूएस मार्केट से या यूएस से आने वाली किसी भी न्यूज़ पे। और एक हल्की सी आजकल तो हालात ऐसे हैं कि अमेरिका में खड़ा हुआ कोई एक बंदा ये भी बोल देना कि मार्केट गिरने वाली है तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाती है। इतनी न्यूज़ पे ही गिरना, इतनी न्यूज़ काफ़ी है हमारी मार्केट के लिए गिरने के लिए। कोई यूएस से कोई बंदा बोल दे कि ऐसा होने वाला है, टैरिफ लगने वाला है, यूएस प्रेसिडेंट तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिसर भी बोल दे, तो उतनी न्यूज़ पे हमारी मार्केट गिरने को तैयार है। तो हमारी मार्केट को तो बहाना चाहिए इस वक्त नीचे कूदने का। आप हल्की सी एक नेगेटिव न्यूज़ लाओ और सीधा ये 1-2% नीचे कूदने को तैयार खड़े हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट में फिलहाल हो रखी है। आइए नज़र डाल लेते हैं कि हमारे एफआई भाई साहब कल क्या कर रहे हैं। तो देखिए, एफआई ने तो कल भी ज़बरदस्त बिकवाली करी है। 6,286 करोड़ की कैश में बिकवाली करी है। डीआई ने उसके अगेंस्ट बाइंग करी है 5185 करोड़ की। तो एफआई तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और मैं देखो, एनालिस्ट चाहे कुछ भी बोल रहे हों, बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन मैं सिर्फ सिर्फ एक डेटा पकड़ के चल रहा हूँ। वो डेटा है एफआई का। एफआई तो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, उनकी सेलिंग बढ़ती जा रही है। तुम जो मर्जी बोल लो कि फंडामेंटल अच्छे हैं, तुम जो मर्जी बोल लो कि शेयर्स तो निफ्टी 50 के जो वैल्यूएशन है पिछले 5 साल के निचले स्तर पे है, जो कि हैं भी, लेकिन इस सब के बावजूद अगर एफआई अपनी सेलिंग रोकेगा नहीं तो तुम जो मर्जी कर लो, तुम 5 साल के निचले स्तर पे हो, तुम 10 साल के निचले स्तर पे चले जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे एफआई को सेलिंग रोकनी पड़ेगी। और एफआई की सेलिंग रोकने का कोई तरीका मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी सरकार तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे चाइना की सरकार है, वो अपने शेयर मार्केट को बूस्ट करने के लिए तरह तरीके के कदम उठाती है। हमारी सरकार जो है उल्टे कदम उठाती है ताकि लोग मार्केट में आए ना, लोग मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भाग जाएं, एफआई भाग जाएं। हमारी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। और मुझे ये सोच के हैरानी है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे गुजराती लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो हमारे नेतृत्व है, यानी कि जो मोदी जी हैं, अमित शाह, ये लोग गुजराती लोग हैं। ये लोग अपने ही दोस्त यारों के पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आई डोंट नो किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है हमारी मार्केट को। देखिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खुल के बोल सकें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करे सरकार, सरकार की वजह से मार्केट गिर रही है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करो, अगले हफ्ते सेलिंग रुक जाएगी एफआई की, लिख के दे सकता हूँ। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है ना, कौन जाएगा सरकार के अगेंस्ट। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सरकार के अगेंस्ट बोल सके, जो बोल सके कि नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलत कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा रखा है, उसका खामियाजा पूरे मार्केट को भुगतना पड़ रहा है। मार्केट के अंदर हम लोग इन्वेस्टेड है, हमें भुगतना पड़ रहा है। तो बाकी सेंटीमेंट फंडामेंटल जो जिसको कहानी बोलनी है बोल दो। एक ना एक दिन जाके तो सेलिंग रुकेगी, एक ना एक दिन जाके तो मार्केट रिवर्स करेगी। तो उस एक ना एक दिन के इंतजार में खड़े रहो, तो खड़े रहो, कभी ना कभी वो दिन तो आएगा। तो तब बंदे ये बोल सकते हैं, देखो तुमने तो बोला था
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करना पड़ेगा। देखो बिना कम किए भी मार्केट रिवर्स होगी तो हो जाएगी 21,000 से हो जाएगी, 20,000 से हो जाएगी, 18,000 से हो जाएगी। तुमको क्या पता कहाँ से रिवर्स होगी। लेकिन एफआई का सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों है? आप ये भी तो देखो ना, बाकी मार्केट में टैक्स कम है या ना के बराबर है। बाकी जगह से अगर वो 10-12% कमा रहे हैं और इंडिया से भी 10-12% कमा रहे हैं तो इतना रिस्क जोखिम क्यों ले? इंडिया में मार्केट में आते हैं, सरकार फिर टैक्स बढ़ा देती है। आप हमारी सरकार को कोई भरोसा थोड़ी है ये अगले 2 साल में इसको उठा के 15% कर दें। ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना। आप एफआई के नज़रिए से सोचो, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। वो 10 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। पता चला जब तक उनकी अमाउंट मैच्योर होता है और तब तक इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा के 25% कर दिया, वो तो लूट जाएंगे। तो उनको ये भी पता है कि भारत सरकार जो है हमेशा टैक्स बढ़ाती रहती है, प्लस यहाँ पे हमारी करेंसी भी डिवैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने सही डिसीजन लिया। अगर मैं एफआईआई होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। मेरा तो ये मानना है कि मैं भी यही डिसीजन लेता। बाकी चलिए, फिलहाल मैं अपना नेट ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या चल रहा है इस वक्त बाज़ार में। और ये मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, या ये भी बात बोल दूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है तो आपको बोलनी चाहिए, गलत है, बात ख़त्म। तो आज मेरे शेयर्स का पोर्टफोलियो है जो लगभग 0.13% के गेन में है। तो सुबह तो गेन ज़्यादा था, 800 हज़ार रुपये का। अब ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ईटीएफ है मिड 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 कैप 20 का, जो 6 रुपये के मुनाफा दे रहा है। आज के ऊपर मैंने फिल्टर लगा रखा है, ये टोटल होता है और ये आज होता है, शून्य प्लेटफॉर्म में ऐसे दिखता है। इरकॉन है 15 रुपये का नुकसान दे रहा है। निफ्टी 20 है 4 रुपये का मुनाफा दे रहा है। टाटा मोटर्स है 30 रुपये का नुकसान दे रहा है। एचडीएफसी का ईटीएफ है स्मॉल कैप का, 1 रुपये का मुनाफा दे रहा है। जीनस पावर 34 रुपये का मुनाफा दे रहा है, नोशनल मुनाफा है सारा। बैंक भी 7 रुपये का नुकसान दे रहा है। रिलायंस है 126 रुपये का नुकसान दे रहा है। डाबर है 21 रुपये का मुनाफा दे रहा है। सीपीएससी ईटीएफ है 55 रुपये का नुकसान दे रहा है। इंडसइंड बैंक 236 रुपये का मुनाफा दे रहा है। मुनाफा लगभग सारा खत्म होने वाला है। और ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 10-10.5% डाउन है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,78,000 है। टोटल वैल्यूशन इस वक्त 1,58,000 है। और लगभग 19,000 का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। और आप देख सकते हो कि मेरे को 12% का लॉस मिड कैप ईटीएफ में है, और इरकॉन में 36% का लॉस है। निफ्टी 20 में नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ। टाटा मोटर्स में 18% का लॉस है। एचडीएफसी का ईटीएफ है स्मॉल कैप का, उसमें 18% का लॉस है। जीनस पावर में 39% का लॉस है। बैंक बीज में नो प्रॉफिट नो लॉस है। रिलायंस में 7% का लॉस है। डाबर में 8% का लॉस है। सीपीएससी ईटीएफ में 9% का लॉस है। इंडसइंड बैंक में 7% का लॉस है। तो ये सब मिल मिला के टोटल 10%, 10.5% का मुझे लॉस चल रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आ जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो कि ग्रो ऐप पे है। तो दिखाते हैं कल हमें कितना नुकसान हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर कल हमें 25,685 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो टोटल रिटर्न है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव 3.5 लाख पहुँच चुके हैं, और 12.74% का मेरे का नुकसान है जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसमें। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 23,96,000 है। ये दिखा देता हूँ कौन कौन सी म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, किसने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है 37 रुपये का। उसके बाद आप लाइन से नज़र बना के देख लीजिए, नीचे सब लाल में ही है। तो मैं क्या नाम पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, आप नज़र बना लीजिए एक बार सब पे और एक एक करके देखते रहिए। अब तो मेरा पढ़ने का भी दिल नहीं करता, इतने महीने से ये लाल लाल पढ़ा पढ़ा के मैं भी बोर हो गया हूँ। एक बार ये जब ग्रीन ग्रीन होगा तब दोबारा पढ़ूंगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। फिलहाल लाल लाल है तो आप लाल लाल खुद ही देखिए और अपनी नज़रों से पढ़िए। तो ये तो स्थिति थी मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंड मनी ऐप पे मेरा रियल गेम इस वक्त खेल रहा हूँ मैं यहीं पे। आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 1,32,000 है और ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू 1,27,000 है। रिटर्न जो है नेगेटिव 5.46,000 बना हुआ है, रिटर्न नेगेटिव -4% है। और इसमें मेरी एस आई पीज़ जो हैं आज भी कटी हैं। आप देख सकते हो कि एडलवेज स्मॉल कैप की मेरी एस आई पी आज कटी है। आज एक ही एस आई पी कटी है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। और तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आज मेरा एक ही एस आई पी कटी है, लेकिन कल भी मेरी एच डी एफ सी मिड कैप की एस आई पी कटने वाली है 26 फरवरी को। फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की 26 फरवरी को, और फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की 27 फरवरी को। तो आई थिंक आखिरी के दिनों में काफ़ी सारी एसआईपी कटेंगी, क्योंकि महीना छोटा है तो कहीं ना कहीं ऐप ऑटोमेटिकली सारी एसआईपीज़ को आखिरी 2 दिन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एसआईपीज़ 26 को कट भी रही हैं तो इनकी एनएवी मुझे 27 की ही मिलेगी, आई एम 100% श्योर, क्योंकि 26 को हमारी छुट्टी है।
तो यहाँ से कट जरूर जाएगी, लेकिन एनएवी मुझे 27 की ही मिलने वाली है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लगातार मेरी एसआईपीज जारी हैं, और इधर आप देख सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। तो 47,000 की एसआईपी इस महीने कटनी है, जिसमें 39,000 की ऑलरेडी कट चुकी है। और आप देख सकते हो कि पराग पारिक है मेरे पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आदित्य बिरला, और इधर आपको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप भी दिख जाएगा, और ये आपको एचएसबीसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कोटक इमरजेंसी, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, बंधन कोर इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है। इसके अगेंस्ट आप डेली डे का चेंज भी देख सकते हो, ये ऊपर दिखता है, और ओवरऑल चेंज यहाँ पे नीचे दिख जाएगा आपको, कितना फ़ायदा मुनाफा उसमें ओवरऑल मुझे हो रहा है। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो ठीक ठाक मैनेज है अभी। और यहाँ पे मेरा एक गोल्ड का म्यूचुअल फंड भी मैंने ले रखा था, टाटा का, पता नहीं कहाँ चला गया, नीचे कहीं दिखना चाहिए वो, ये रहा टाटा गोल्ड का ईटीएफ। तो टाटा गोल्ड का ईटीएफ जो है, बस यही एक मुनाफे में है मेरा। ईटीएफ तो नहीं है, ये है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है जो ईटीएफ को फॉलो करता है। तो है तो ये म्यूचुअल फंड टाटा गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये ईटीएफ फंड ऑफ फंड को फॉलो करता है, तो इसका नाम ही टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, जबकि है ये म्यूचुअल फंड। तो एक यही मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था इसलिए कि ताकि थोड़ा स्टेबिलिटी बनी रहे लंबे समय में बस। तो इसीलिए गोल्ड के ईटीएफ में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, और लकीली वही प्रॉफिट में है। बाकी अच्छा, एक नीचे और प्रॉफिट में दिख रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22। ये पुराना ले रखा है मैंने, एक साल पहले जनवरी में डाल के छोड़ दिया था, तो इसलिए ये प्रॉफिट में दिख रहा है। अदरवाइज़ ये भी प्रॉफिट में नहीं होता। तो इसके अलावा आई थिंक कोई भी और प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। इसके अलावा कोई और प्रॉफिट में नहीं है, बाकी सारे मेरे लॉस में ही है। अच्छा, एच डी एफ सी स्मॉल कैप का भी एक प्रॉफिट में दिख रहा है, ये भी पुराना ले रखा था एक ज़माने में, एक साल पहले डाल के छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये भी प्रॉफिट में है। तो पुराने पुराने जो जिन 12-13 महीने पहले डाले थे, हाँ 12-13 महीने पहले जो डाले थे वो प्रॉफिट में बचे हुए हैं बस। बाकी एक अभी हाल फिलहाल में जो डाला है उसमें से एक टाटा का ही जो म्यूचुअल फंड है वो प्रॉफिट में आ रखा है बस, गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड ऊपर ही जा रहा है, या स्टेबल है, या थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट ऊपर की तरफ ही है उसमें। तो उसमें स्टेबिलिटी बनी हुई है गोल्ड की वजह से। बाकी यही ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिनेरियो है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट अगर 22,000 तक जाता है तो 22,000 पे जाके आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। 22,200 या 22,000 के बीच में आपको लार्ज कैप में तो अच्छे से इन्वेस्ट करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि उसमें कितना फॉल आ सकता है। हालांकि एक छोटे छोटे अमाउंट में आप लमसम करना शुरू कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, जब वो 22,000 या 22,200 के आसपास निफ्टी जाता है। लेकिन लार्ज कैप में तो आई थिंक मार्केट में अगर फॉल आता है 22,200 या 22,000 के आसपास निफ्टी जाता है, आपको कन्विंसिंगली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लमसम भी डालना चाहिए, 2 लाख 3 लाख जितना आप डालना चाहो लार्ज कैप में डालो। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो अभी भी मेरे को आ नहीं रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, क्योंकि देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी, क्योंकि पेन और है, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी भी नेगेटिव हैं। अब मार्केट में कुछ नेगेटिविटी बची नहीं है, अब तो बस ये है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो चलो उसके साथ थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। वो ट्रम्प टैरिफ के वॉर शुरू किए हुए हैं दुनिया भर में, तो चले उस न्यूज़ पे हम रिएक्ट करके नीचे को चले जाते हैं। अदरवाइज लार्ज कैप तो बहुत अच्छे लेवल पर अवेलेबल हैं इस वक्त भी, और अपने वैल्यूएशन से सस्ते हो रखे हैं, सस्ती वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, तो वो खुशी खुशी लार्ज कैप बढ़ सकते हैं यहाँ से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऊपर जाने के लिए भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, कोई पॉजिटिव ट्रिगर अवेलेबल नहीं है, और नेगेटिव ट्रिगर्स की भरमार है। तो नेगेटिव ट्रिगर जैसे ही आता है मार्केट को तो बहाना चाहिए कूदने का, और नीचे कूद जाती हैं। तो आई थिंक आपको अब संयम बना के रखना है। जैसा कि मैंने बोला था कि आखिरी की जो ये सेलिंग होगी बड़ी लीथल होगी। अब ये सेलिंग जब होगी इसके बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत मार्केट रिकवर कर जाएगी, क्योंकि जिस फेज से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे तुरंत रिकवरी तो मुझे पॉसिबल लगती ही नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक कंसोलिडेशन भी हो सकता है। कंसोलिडेशन में वही होगा कि 1,000 पॉइंट लेकर मार्केट ऊपर नीचे खेलती रहेगी। तो आई थिंक अब वो लेवल तो आ गया है जहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू होना चाहिए 22,000 के आसपास। 22,000 पे जाने के बाद फिर 500-1,000 पॉइंट ऊपर नीचे और हो सकता है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन फेस ही समझो उसको, वो 21,500 चली जाएगी, फिर 22,500 आ जाएगी, 22,000 से 23,000 चली जाएगी, इस तरीके से उसे कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। तो उस कंसोलिडेशन फेज में मार्केट को जाना चाहिए मार्च से मेरे अकॉर्डिंग। और
ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है। हो सकता है मेरी एनालिसिस सही हो सकता है मेरी एनालिसिस गलत हो। भगवान की कृपा से, बद्री केदार की कृपा से अभी तक तो मेरे सारे एनालिसिस ठीक हो रहे हैं। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से मूव करेगी, मार्केट मोटा मोटा उस तरीके से ही मूव कर रही है। बाकी मैंने वीडियोस में कुछ म्यूचुअल फंड्स की बुक्स के लिंक वगैरह दे रखे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट है चाहे अमेज़ोन में है। उन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो, खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, और उससे आपको ज्ञान ही मिलेगा और भविष्य के लिए आपको समझ आएगी कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। किसी यूट्यूबर के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है खुद सक्षम बनो। सक्षम आप तब बनोगे जब पढ़ोगे, पढ़ोगे तब जब आपके पास ये बुक्स होंगी। तो लिंक्स हैं, इच्छा हो तो खरीद लेना, ना हो तो कोई बात नहीं। मैं तो हूँ आपको थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए, लेकिन मैं भी भगवान नहीं हूँ, क्योंकि वो जो लोग ऑथर हैं उनके पास 40-40 50-50 साल का अनुभव है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे तो बहुत बेहतर हैं। तो उनको भी पढ़ना चाहिए। मेरे पास भी एक दो बुक्स हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड घर में रखी हुई, मैं भी बीच बीच में समय मिलता है तो उन्हें पढ़ता रहता हूँ। उसमें भी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी बता रखी होती है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट बियर मार्केट हो तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान आपको देता हूँ ये कहीं ना कहीं मैंने किसी यूट्यूबर से नहीं सुना है, मैंने उन किताबों से पढ़ा है। जब मैं बोलता हूँ कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, तो ये मुझे किसने बताया, उन किताबों से पढ़ा है। जब मैं बोलता हूँ कि थीमेटिक और सेक्टरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे कहाँ से पता चली ये चीज़ें, मैंने किताबों से पढ़ा है। तो पढ़ना भी ज़रूरी है। आप पढ़ाई को, इम्पोर्टेंस को कम मत समझो। एक किताब ले लो, एक बुक ले लो, अच्छी सी ले लो, हिंदी की ले लो, अगर अंग्रेजी समझ नहीं आती तो हिंदी की ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा करो, पढ़ना ज़रूरी है। 200-300 रुपए की बुक से तुम्हारी कोई सल्तनत नहीं लुट जाएगी। तुम लाखों का पोर्टफोलियो लगा के बैठे हो, उस लाखों के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए 200-300 की बुक पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि काफ़ी शर्म की बात है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों का पैसा है। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार, धन्यवाद।